प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 3 जो कि वनस्पति जगत है का भाग 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने इस अध्याय के 2 भाग देखे हैं, भाग 1 तथा भाग 2। भाग 1 में हमने वनस्पति जगत का वर्गीकरण देखा था कि वनस्पति जगत या पादप जगत को 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। बच्चों, अपने भाग 1 में ही हमने सबसे पहला समूह शैवाल, इसको डिटेल में पढ़ा था और देखा था कि ये बड़े ही सरल पौधे हैं। इनके पास ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां हैं, ना ही इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं और इनके अंदर भ्रूण का भी विकास नहीं होता है। बच्चों, जब हम अपने भाग 2 में आए तो भाग 2 में हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा समूह को डिटेल में पढ़ा था। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये शैवाल से कुछ उन्नत पौधे हैं। ब्रायोफाइटा, इनमें जड़ तो नहीं है परंतु जड़ जैसी आकृति है, और ये टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाई जाती हैं। इन तीनों समूहों में बीज नहीं बनते हैं, इसलिए इन तीनों समूह शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। बच्चों, आज अपने इस भाग 3 में हमको जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म समूह के बारे में पढ़ना है। ये दोनों वे पौधे हैं, वे समूह हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है। साथ ही जब हमारा ये समूह पूरा हो जाएगा आज भाग 3 में, तो हम देखेंगे कि पौधों के इन समूहों में जो इनका जीवन चक्र है उनमें एक पैटर्न पाया जाता है। अगुणित और द्विगुणित के बीच में एक एकांतरण पाया जाता है, और इसको समझने के लिए हम पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पौधों की। ये वो पौधे हैं जिनके अंदर बीज तो बनता है परंतु इनका बीज नग्न होता है, नेकेड सीड। बीज के ऊपर कोई खोल नहीं पाया जाता, सीड कोट नहीं पाई जाती है। और जिम्नोस्पर्म की पृथ्वी पर लगभग 900 जातियां पाई जाती हैं और ये जातियां ठंडे प्रदेशों में पाई जाती हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में ये समूह हिमालय पर तथा उत्तर के कुछ प्रदेश हैं जो पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ पर इनकी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। और जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी हैं जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रजातियाँ हैं। उदाहरण के लिए सिकोया, जो कैलिफोर्निया के रेडवुड में इनकी कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंची प्रजातियां कहलाती हैं। बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म अगर इनके विशेष लक्षणों को देखा जाए तो ये बहुवर्षीय, काष्ठीय व सदा हरे भरे रहने वाले पौधे हैं। और इनका जो मुख्य पौधा है ये स्पोरोफाइट होता है जो द्विगुणित है, और इनमें जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाई जाती हैं। इन पौधों में पूर्ण विकसित मूसला जड़ें, टैप रूट पाई जाती हैं, और ये मूसला जड़ें नीले हरे शैवाल तथा कवक के साथ सहजीविता का संबंध बनाती हैं। सिम्बियोसिस, सहजीविता यानी सहजीविता एक ऐसा संबंध है जिसमें 2 जीव साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के 2 उदाहरण दिए हुए हैं, एक साइकस और दूसरा पाइनस। बच्चों, इनके अगर तने की बात किया जाए तो इनका तना ठोस, सीधा व बेलनाकार होता है, और इनमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक छोटी पत्तियां जिनको शल्क पत्र कहा जाता है, ये छोटी हैं, झिल्ली जैसी हैं और भूरे रंग की हैं, और ये पत्तियां शीघ्र ही गिर जाती हैं। दूसरे प्रकार की पत्तियां फॉलिएज लीफ या सामान्य पत्र, और ये पत्तियां सरल भी हो सकती हैं
या पिच्छाकार संयुक्त यानी पिन्नेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं और ये सुई जैसी होंगी। पाइनस में इन पत्तियों को सुई यानी नीडल कहा जाता है। बच्चों ये जो जिम्नोस्पर्म है ये स्वभाव से रेगिस्तानी पौधे हैं, ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, इसलिए जो इनकी पत्तियों में रंध्र पाया जाता है ये पत्तियों में धंसा हुआ होता है और साथ ही इनके बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल होती है वो एक मोटी परत बनाती है ताकि इन पौधों से कम जल वाष्पित हो सके। संवहन बंडल, इनके जो संवहन बंडल है जाइलम और फ्लोएम ये विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वाहिनियां यानी वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बच्चों जिम्नोस्पर्म में अगर हम जनन की बात करें तो इनके अंदर दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। एक बड़े बीजाणु गुरु बीजाणु जिसको मेगास्पोर कहा जाएगा, ये आकार में बड़े होंगे, और दूसरा लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर जो आकार में छोटे होंगे। ये दोनों प्रकार के बीजाणु ये इनका निर्माण बीजाणु धानियों में यानी स्पोरेंजिया में होता है और ये स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती हैं? ये बीजाणुपर्ण यानी स्पोरोफिल पर मिलती हैं और ये बीजाणुपर्ण आपस में मिल करके ये कोन या शंकु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार इन पौधों में कोन पाया जाता है और ये कोन या शंकु दो प्रकार का हो सकता है, नर कोन, मादा कोन। नर कोन या नर शंकु ऐसे शंकु या कोन जिसमें लघु बीजाणु धानियां माइक्रोस्पोरेंजिया तथा लघु बीजाणुपर्ण माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाएं और इनसे लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण हो तो ऐसे शंकुओं को नर शंकु या नरकोन कहा जाएगा। दूसरी तरफ मादा कोन या मादा शंकु, ऐसे कोन जिसमें गुरु बीजाणु धानी मेगास्पोरेंजिया एवं गुरु बीजाणु पर्ण यानी मेगास्पोरोफिल पाए जाएं और इन गुरु बीजाणु धानियों में गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर का निर्माण हो तो ऐसे कोन या शंकु को मादा कोन या मादा शंकु कहा जाएगा। बच्चों ये जो गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु हैं दोनों प्रकार के बीजाणु डेवलप होकर के गेमिटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो जो लघु बीजाणु धानियां हैं उनके अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है और ये लघु बीजाणु आगे चल के नर गेमिटोफाइट का निर्माण कर रहे हैं। लघु बीजाणु धानियों में पराग जनन कोशिकाएं पॉलन मदर सेल्स पाई जाती हैं और ये पॉलन मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण करती हैं, माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स। लघु बीजाणु जो परागकण ये जब अंकुरित होंगे तो ये नर गेमिटोफाइट का निर्माण करेंगे और जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं अनावृत बीजी पौधे हैं इनमें पराग नली यानी पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। दूसरी तरफ जो गुरु बीजाणु धानियां हैं जिनके अंदर गुरु बीजाणु बन रहे हैं इन गुरु बीजाणु धानियों को बीजांड या ओव्यूल भी कहा जाता है और ये नग्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोट नहीं पाई जाती है, कवर नहीं पाया जाता है, होल नहीं होता है। गुरु बीजाणु धानी यानी मेगास्पोरेंजियम जिनको ओव्यूल या बीजांड भी कहा गया है इनमें गुरु बीजाणु जनन कोशिका मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती हैं और ये मेगास्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाएंगी, 4 मेगास्पोर बनाएंगी और ये मेगास्पोर इनमें से केवल एक ही मेगास्पोर एक गुरु बीजाणु सक्रिय होगा। अधिकतर ये सबसे नीचे वाला गुरु बीजाणु होता है सक्रिय होगा और सक्रिय होने के बाद ये मादा गेमिटोफाइट का निर्माण करेगा। बच्चों इस समूह में परागण वायु के द्वारा होता है और साथ में निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, द्विगुणित जाइगोट, और ये जाइगोट जब डेवलप करेगा तो ये भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाएगा तथा बीजांड जो ओव्यूल है वो सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा और इन बीज के ऊपर खोल नहीं पाया जाएगा तो ऐसे बीजों को नग्न बीज कहा जाएगा। जिम्नोस्पर्म में निषेचन से पहले भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म ये इन्हीं भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए बनते हैं।
तो निषेचन से पहले भ्रूणपोष बन रहा है और यह भ्रूणपोष कैसा है? यह भ्रूणपोष अगुणित या हैप्लॉइड है। बच्चों, अगर हम इन जिम्नोस्पर्म को अगर इनकी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र देखें और जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको समराइज करें तो हम पाएंगे कि जो मुख्य पौधा है वो स्पोरोफाइट है, जिसमें जड़ भी है, तना भी है और पत्तियां भी हैं। और इस स्पोरोफाइट पर मादा कोन तथा नर कोन का निर्माण होता है। मादा कोन ये गुरु बीजाणु पण यानी मेगास्पोरोफिल से मिलकर बनी है और इन मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर मेगास्पोरेंजिया यानी गुरु बीजाणु धानियां होती हैं और इन गुरु बीजाणु धानियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर बनते हैं। दूसरी तरफ स्पोरोफाइट के ऊपर नरकोन भी होते हैं और नरकोन या नर शंकु ये लघु बीजाणुपण यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स के बने हुए हैं और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स इनके ऊपर लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं और इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर ये जब डेवलप होंगे तो ये मादा गेमिटोफाइट बनाएंगे और लघु बीजाणु जब ये डेवलप होंगे तो ये नर गेमिटोफाइट बनाएंगे। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। यहाँ पर परागण वायु के द्वारा होता है। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है जो द्विगुणित है और युग्मनज डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है और ये भ्रूण बीज के अंदर पाए जाते हैं और बीज के ऊपर कोई होल नहीं पाया जाता है। एम्ब्रियो जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो एम्ब्रियो या सीड डेवलप होगा और डेवलप होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। बच्चों, इनके अगर जीवन चक्र को देखा जाए तो इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं हैं, एक द्विगुणित अवस्था और एक अगुणित अवस्था। जो इनकी मुख्य अवस्था है वो स्पोरोफाइट है जो द्विगुणित अवस्था है। जो अगुणित अवस्था है वो बहुत कम समय के लिए है और वो प्रमुख अवस्था नहीं है। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म समूह को दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक साइकेडोफाइटा जिसका उदाहरण साइकस और एक कोनीफेरोफाइटा जिसका उदाहरण पाइनस। साइकेडोफाइटा इनके वृक्ष छोटे एवं अशाखित हैं। कोनीफेरोफाइटा इनके वृक्ष बड़े एवं शाखित हैं। साइकेडोफाइटा इनमें जो पत्तियां पाई जा रही हैं ये बड़ी हैं तथा संयुक्त हैं, परंतु कोनीफेरोफाइटा में जो पत्तियां हैं वे सरल हैं। साइकेडोफाइटा में जो तने हैं इनमें मेड्यूला यानी मज्जा एवं कॉर्टेक्स अधिक विकसित होंगे और काष्ठ कम होगी। कोनीफेरोफाइटा में तने में जो मज्जा है एवं कॉर्टेक्स है ये कम विकसित है और काष्ठ अधिक होगी। उदाहरण साइकेडोफाइटा का साइकस और कोनीफेरोफाइटा का पाइनस। बच्चों, ये जिम्नोस्पर्म आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कई प्रकार की लकड़ियां मिलती हैं और ये लकड़ियां इमारत बनाने में तथा ईंधन के रूप में उपयोग की जाती हैं। जैसे चीड़ की लकड़ी सस्ते काष्ठ के रूप में काम आती है। इसके अलावा रेडवुड, देवदार, फर, स्प्रूस आदि की लकड़ियां ये आकर्षक रंगों और टिकाऊपन के कारण मेज तथा कुर्सियां बनाने के काम आती हैं। अनेक जिम्नोस्पर्म पौधों से वाष्पीय तेल एसेंशियल ऑयल प्राप्त होते हैं, जैसे चीड़ से तारपीन तेल, देवदार से सेडारवुड का तेल प्राप्त किया जाता है। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी हैं जिनसे रेजिन व टेनिन मिलते हैं और इन रेजिन व टेनिन से स्याही, वार्निश, जूतों की पॉलिश आदि बनाई जाती है। एफिड्रा के रस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्कालॉइड जिसको एफिड्रीन कहते हैं प्राप्त किया जाता है और ये एफिड्रीन दमा व श्वास के रोगों में लाभकारी होता है। जूनिपेरस इनका तेल दवा बनाने के काम आता है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस इनके तनों व बीजों से मंड मिलता है और इस मंड को सागो कहते हैं। जापान में भोजन के रूप में इस मंड का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये समूह जिम्नोस्पर्म
खत्म होता है। अब आइए हम चलते हैं अगले समूह पर, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। आवृत बीजी चूंकि इनके बीज के ऊपर एक खोल पाया जाएगा, एक कवर पाया जाएगा, इसलिए इनको आवृत बीजी कहा जाएगा और इनके बीज फलों के अंदर बंद होंगे। एंजियोस्पर्म ये पुष्पीय पौधे हैं, इनमें पुष्प बनते हैं जो लैंगिक जनन में सहायक है। लैंगिक जनन इनमें पुष्पों के माध्यम से ही होता है और इनके बीज फल में बंद रहते हैं। ये पौधे स्थलीय जीवन के लिए भली भांति अनुकूल होते हैं और कुछ पौधे जलीय आवास में भी मिलते हैं और इनका मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है जो द्विगुणित है और इनमें भी जड़, तना तथा पत्तियां तीनों पाई जाती हैं। बच्चों, एंजियोस्पर्म का अगर मुख्य लक्षण देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म की ही तरह ये भी बहुवर्षीय पौधे हैं व सदाहरित हैं और ये स्थलीय जीवन के लिए भली भांति अनुकूल होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म हैं जो जलीय आवास में मिलते हैं। इनका जो मुख्य पौधा है वो स्पोरोफाइट है, द्विगुणित है। जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट था द्विगुणित और इसमें भी जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं। इनके संवहन बंडल पूर्ण विकसित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी संवहन बंडल पूर्ण विकसित था, परंतु उनके जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जा रहे थे। एंजियोस्पर्म के संवहन बंडल के जाइलम में वेसल्स पाए जाएंगे और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी पाए जाएंगे, यानी इनके जाइलम और फ्लोएम पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। यहाँ पर कुछ एंजियोस्पर्म्स के उदाहरण दिए गए हैं, गुलाब, कैक्टस और केला। बच्चों, ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके अंदर लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है और इन पुष्पों में पुंकेसर, स्टेमेन, जिनको लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है, ये इनके नर जनन अंग हैं तथा इनके जो अंडप, कार्पल, जिनको गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल कहा जाता है, वे इनके मादा जनन अंग हैं। पुंकेसर, स्टेमेन में पुंज तंतु, फिलामेंट तथा परागकोश, एंथर होता है और इन्हीं परागकोशों के अंदर पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। अंडप यानी कार्पल, कार्पल में अंडाशय, ओवरीज, वर्तिका, स्टाइल एवं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा होते हैं। परागकोश, एंथर में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात पराग कणों, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स नर गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। कार्पल, अंडप में बीजांड में अंडाशय, ओवरीज का निर्माण होता है। अभी हमने यहाँ चित्र में अंडप को देखा और अंडप में वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं अंडाशय पाया जा रहा है और इसके अंदर बीजांड है। तो अंडप के बीजांड में अंडाशय का निर्माण होता है और इन अंडाशय में एग यानी अंड विकसित होते हैं। यह मादा गैमीटोफाइट का निर्माण करते हैं और इनका मादा गैमीटोफाइट 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रकों वाला होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। बच्चों, यहाँ पर स्टेमेन, पुंकेसर और अंडप का अलग करके चित्र भी दिया हुआ है। स्टेमेन में तंतु तथा परागकोश हैं और इन्हीं परागकोश में परागकण बनते हैं, जबकि अंडप में वर्तिकाग्र, जहाँ पे परागकण आते हैं और आकर के पॉलन ट्यूब बनाते हैं, वर्तिका जिसमें पॉलन ट्यूब बन करके आगे बढ़ता है ओवरी की तरफ, तथा अंडाशय होते हैं और अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिसके अंदर अंडकोशिका होती है। बच्चों, इनमें जो परागण है वो जल, वायु तथा कीटों के माध्यम से होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो परागण था वो केवल वायु के द्वारा हो रहा था। परागण के उपरांत परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचेंगे और सतह पर पहुंचने के बाद ये पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका का निर्माण करते हैं और इस पराग नलिका में 2 नर युग्मकों का निर्माण होगा। अब बच्चों, यहाँ पर एक इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ रही है जो इनको बाकी ग्रुपों से अलग करती है, जिसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। बच्चों, इनमें 2 नर युग्मक हैं और इन दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजन करेगा और संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बना लेगा और इस संयोजन को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जबकि जो दूसरा नर युग्मक है ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से
संलयन करेगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। ये जो द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक हैं, इनका निर्माण दो ध्रुव का यानी टू पोलर न्यूक्लियाई के आपस में संलयन से होता है। यानी एक जो नर युग्मक है वो अंड से जुड़ रहा है और इस संलयन को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाएगा, जबकि जो दूसरा नर युग्मक है ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से जुड़ रहा है और जुड़ करके ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना रहा है और इस संलयन को त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। इन दोनों संलयनों को दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो ये दोहरा निषेचन एंजियोस्पर्म्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इनको बाकी समूहों से अलग करता है। दोहरे निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज भ्रूण बनाते हैं। जो द्विगुणित युग्मनज बने हैं वो भ्रूण बना रहे हैं और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वे भ्रूणपोष बना रहे हैं और ये भ्रूणपोष एंडोस्पर्म जो इनमें बन रहा है ये ट्रिप्लॉइड है। भ्रूणपोष त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड है। अनुकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरण करता है और नए पौधे का निर्माण करता है। बच्चों यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बन रहा है ये ट्रिप्लॉइड है और ये निषेचन के पश्चात बन रहा है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बन रहा था वो हैप्लॉइड था और वो निषेचन से पहले बन रहा था। बच्चों जो अभी तक हमने ये पांचों समूह देखे हैं, इन पांचों समूह में हमने इनके जीवन काल में, जीवन चक्र में एक पैटर्न देखा और ये पैटर्न एक अगुणित तथा द्विगुणित के बीच का पैटर्न है और इस पैटर्न को समझने के लिए हमको पीढ़ी एकांतरण देखना है कि किस प्रकार एक पौधा अपने जीवन चक्र में इन दोनों अवस्थाओं के बीच में एक खास पैटर्न का निर्माण करता है, जिसको पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। विभिन्न वर्गों के पौधों में जीवन चक्र के अलग अलग पैटर्न हैं। क्योंकि हम सभी समूहों में हम जीवन चक्र देखते हुए आ रहे हैं, तो इन पौधों के जो जीवन चक्र हैं उनमें दो अवस्थाएं पाई जा रही हैं। एक स्पोरोफाइट अवस्था जो द्विगुणित है और दूसरा गेमिटोफाइट अवस्था जो अगुणित है। इन अगुणित और द्विगुणित अवस्थाओं का पौधों के जीवन चक्र में नियमित रूप से एक दूसरे के साथ एकांतरण होता रहता है और इसी एकांतरण को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। यानी अल्टरनेशन किसके बीच में? स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के बीच में। बच्चों ये जो पीढ़ी एकांतरण है पौधों के विभिन्न वर्गों में, अगर जीवन चक्र को देखा जाए तो पैटर्न अलग अलग है। जैसे हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र यहाँ पे गेमिटोफाइट जो अगुणित है तथा स्पोरोफाइट जो द्विगुणित है, इनके जीवन चक्र में जो मुख्य अवस्था है वो गेमिटोफाइट की है। जब पौधे के जीवन चक्र में अगुणित गेमिटोफाइट अवस्था प्रभावी एवं प्रकाश संश्लेषी अवस्था होती है। यानी ये जो गेमिटोफाइट है ये प्रभावी है, मुख्य अवस्था है और ये प्रकाश संश्लेषण कर रही है, तथा जो द्विगुणित अवस्था स्पोरोफाइट अवस्था है वो कम समय के लिए बन रही है और गेमिटोफाइट पर निर्भर रहती है। तो ऐसे जीवन चक्र को हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाएगा। उदाहरण के लिए शैवाल। बच्चों जो दूसरे प्रकार का जीवन चक्र है वो डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड गेमिटोफाइट यानी अगुणित गेमिटोफाइट अवस्था कम समय के लिए है और प्रभावी अवस्था नहीं है, जबकि जो स्पोरोफाइट अवस्था है द्विगुणित स्पोरोफाइट अवस्था ये प्रमुख अवस्था है और ये प्रकाश संश्लेषी अवस्था है। जब पौधे के जीवन चक्र में द्विगुणित स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अवस्था प्रभावी एवं प्रकाश संश्लेषी अवस्था होती है तथा अगुणित गेमिटोफाइट कम समय के लिए बनता है। अगुणित गेमिटोफाइट कम समय के लिए है, जबकि द्विगुणित स्पोरोफाइट ये मुख्य अवस्था है, प्रभावी अवस्था है और प्रकाश संश्लेषी अवस्था है। तो ऐसे जीवन चक्र को डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहा जाता है। उदाहरण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनको अभी हमने देखा भी है। बच्चों जो तीसरे प्रकार का जीवन चक्र है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र। हैप्लो और डिप्लॉन्टिक, एक गुणित, अगुणित और द्विगुणित। जब पौधे के जीवन चक्र में अगुणित गेमिटोफाइट
अगुणित गेमिटोफाइट और द्विगुणित स्पोरोफाइट। ये दोनों प्रावस्थाएं, जो दोनों अवस्थाएं हैं, ये मुक्त जीवी हैं एवं स्वतंत्र होती हैं। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं और दोनों स्वतंत्र अवस्थाएं हैं। तो ऐसे जीवन चक्र को हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए टेरिडोफाइटा। तो बच्चों, यहाँ तक आते आते हमारा ये भाग और ये अध्याय समाप्त हो रहा है। अब इस भाग में जो आज आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया है। इसको देखने के लिए मैं आपको कुछ अभ्यास कार्य दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो, ये पार्ट समझ में आ गया है। और अगर आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और इसके पिछले भागों को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा देखने के बाद, या अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। धन्यवाद।